हरीश चौधरी जी, युवा नेतृत्व के धनी, ओबीसी के लिए संघर्ष करने वाले, ठेठ बॉर्डर से आने वाले किसान बिरादरी की सहयोग करने वाले आदरणीय हरीश चौधरी से अनुरोध करूंगा कि जाट समाज के युवा जो पधारे हैं उनमें नए जोश का संचार करने का काम करें। हरीश चौधरी। जाट महाकुंभ में पधारे हुए लाखों की संख्या में जाट भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत राम राम। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजनकर्ताओं को कि आज अपन सबको इस महाकुंभ में इकट्ठा करने का उन्होंने व्यवस्था करी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और लाखों की संख्या में विराजे हुए सम्मानित जाट परिवार के सदस्यगण, ये महाकुंभ का आयोजन में हम लोग लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग यहाँ किस कारण से आए हैं, किस वजह से आए हैं, किस लक्ष्य से आए हैं? मेरा मानना है व्यक्ति आते रहेंगे, व्यक्ति जाते रहेंगे, सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी। मूल बात है कि मुद्दे, हम लोगों को मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए और ये मुद्दे होने क्या चाहिए, ये कौन तय करेगा? ये तय आप लोग करोगे। आज जो हमारी शक्ति, ताकत और एकता आप लोगों के माध्यम से यह इकट्ठी हुई है, इसका उपयोग हम कैसे करें? मेरा मानना है जातिगत जनगणना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुनिया पूछती कि जातिगत जनगणना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है? इस महाकुंभ के संदर्भ में मेरे एक दिल्ली से अंग्रेजी की प्रतिष्ठित अखबार की जर्नलिस्ट ने पूछा, आपका समाज तो सक्षम है, आपको क्या आवश्यकता है? मैंने उनसे भी यह निवेदन किया कि यह जातिगत जनगणना सिर्फ जाति की संख्या तय करने के लिए नहीं होती है। जातिगत जनगणना उस जाति के अंदर शैक्षणिक स्तर क्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उस जाति के अंदर कौन क्या पेशा कर रहा है, उस जाति के अंदर सामाजिक स्थितियां क्या है, उस जाति के अंदर जिस किसी के पास कितनी जमीन है, उन सभी का आकलन करने के लिए जातिगत जनगणना होती है और किस क्षेत्र के अंदर होती है। आज ये बात होती है कि जाट सक्षम है, ये बात और नारे हम खुद लगाते हैं, पर नीचे धरातल पर स्थितियां क्या है? हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर भरतपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया क्योंकि सामाजिक और आर्थिक तौर के ऊपर उनको सक्षम माना गया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया कि धौलपुर और भरतपुर के जाटों का संदर्भ के अंदर उन लोगों ने अध्ययन किया और राजस्थान सरकार के खुद के बनाया हुआ आयोग के अंदर जब मैंने खुद ने देखा कि भरतपुर के अंदर हम लोगों की स्थितियां क्या है, उस आयोग की रिपोर्ट के अंदर भरतपुर के अंदर 26.7% जहां जाट है, वहां नौकरी जाटों को कितना? 1.7%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान के सरकार के बनाया हुआ आयोग कह रहा है। ये एक और भ्रांति है कि हम लोगों के पास जमीन ज्यादा है। उस आयोग के अंदर जो पूरे राजस्थान के अंदर औसतन जमीन 3 हेक्टेयर है और भरतपुर के जाटों के पास औसतन जमीन सिर्फ 1 हेक्टेयर है। ये हकीकत है धरातल के अंदर। तो हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि इस जातिगत जनगणना से हम लोग कि हमारे मूल धरातल में क्या स्थिति है। ये पूर्ण अधिकार तो अलग बात है, जो अधिकार हम लोगों को केंद्र सरकार के तरफ जब आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण का फैसला हुआ और 27% आरक्षण का फैसला हुआ, उस वक्त
सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। इस फैसले के कारण 27% की जगह हम लोगों को 21% आरक्षण मिला। जब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने वो पाबंदी हटा दी, वो कैप हटा दिया। तो जैसे ही वो पाबंदी हटाई, स्वतः ही जो हम लोगों के लिए फैसला किया हुआ 27%, वो अपने आप 27% हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। हम लोगों को मांग करने की जरूरत है, या अधिकार हम लोगों का है या नहीं है, ये मुद्दा है, ये सवाल है। एक ये बहुत बड़ी गलतफहमी हम सब लोगों में भी है कि हमें ओबीसी को आरक्षण है, ये गलतफहमी आप लोग निकाल दो। ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण नहीं है। ओबीसी वर्ग के अंदर 8 लाख रुपए से कम आय वालों को ही सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण है। तो ये जो बात होती है कि ओबीसी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। हम लोग आर्थिक तौर के ऊपर ओबीसी के अंदर पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का आरक्षण हमारी व्यवस्थाओं के अंदर है। और सिर्फ ये ओबीसी के अंदर नहीं है, सिर्फ ओबीसी में नहीं है, हर जाति के अंदर 8 लाख से कम आमदनी के लोगों का आरक्षण है। इसलिए हम लोगों को कुछ अतिरिक्त आरक्षण के माध्यम से कोई हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इस आरक्षण के अंदर विसंगतियां भी है। कहने में तो हम लोगों को 21% आरक्षण कागजों में मिल रहा है, पर हकीकत के अंदर 21% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह सवाल है। और सवाल का उत्तर है कि नौकरी के अंदर कहीं तो हमें शून्य पद मिल रहे हैं, कहीं 1% मिल रहा है, कहीं 2% मिल रहा है। यह आरक्षण की विसंगतियों के कारण जो हक और अधिकार 21% का है, वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या ये हम लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा है या नहीं मुद्दा है? पर यह मुद्दा जो विसंगतियों का था, उसमें मेरे पास कई बच्चे आए, छात्र आए, मेरे पास जो राजनीतिक पंडित है, सलाहकार है, उन लोगों ने यह भी सलाह कर दी कि आप ज्यादा इस मुद्दे पर काम नहीं करो। जो 24 घंटे राजनीति करते हैं, उन्होंने मजबूत से मजबूत लोगों को सल्टा दिया, आपका भी नंबर आएगा। पर मेरे पास 2 चीज थी, क्या इन नौजवानों का वाजिब हक है, इनके लिए हम लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए, या इस सल्टाने वाली राजनीति से डर कर और चुप रहना चाहिए। ये विसंगतियां हटनी। आप सब लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजा राम मील जैसे, जो हमारे बुजुर्ग इस उम्र के अंदर भी तपती धूप के अंदर हम लोगों का साथ दिया, और तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पर मेरे समाज को भी ओलबा है, इन मुद्दे के अंदर जहां हम लोगों के खुद की ताकत बढ़ती है, उसके अंदर जो भागीदारी आप लोगों की होनी चाहिए, वो भागीदारी आपकी नहीं रही। ये ओलबा मेरे आप सब लोगों को है। अब इस विसंगति हटने के बाद ये जीत इन नौजवान छात्रों की रह गई। इस विसंगति हटने के बाद क्या शॉडो पोस्ट होनी चाहिए? क्या प्रक्रियाधीन भर्ती हो रही है, उसके अंदर यह होना चाहिए? यह मुद्दा और यह सवाल है। आज राजस्थान के अंदर जो विभागों के अंदर रोस्टर नहीं बना हुआ है, यह रोस्टर होता क्या, यह किस चिड़िया की बात है? रोस्टर नहीं होने के कारण किसको नुकसान होता है? रोस्टर नहीं होने के कारण हम लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी जनरल कैटेगरी नहीं है। मैं आज समाज को कहना चाहता हूं, जो श्रेणी जनरल कैटेगरी आप लोग कहते हो, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर हर कोई पात्र धारक होता है, और रोस्टर नहीं होने के कारण हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि रोस्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज 40 सेंट्रल विश्वविद्यालय है, 40 सेंट्रल विश्वविद्यालय के अंदर एक भी प्रोफेसर ओबीसी वर्ग का नहीं है। यह आईना हम लोगों को दिखाता है। क्या यह व्यवस्था बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? आज नेशनल सर्वे, स्टैटिस्टिकल सर्वे जो आंकड़े देते हैं, 27 रुपए हमारी किसानों की प्रतिदिन की आमदनी है, और कुछ लोग इस देश के अंदर 1000 रुपए प्रतिदिन की आमदनी रखते हैं। क्या यह सूरत बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? आज मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है, जहां जहां आप लोग बैठे हो, जिस क्षेत्र में आप लोग बैठे हो, अपनों की मदद करो। यह हरीश चौधरी किस लिए बना? कि अपनों ने अपनों की मदद करी है, इसलिए हरीश चौधरी यहां बैठा है।
मैं 89 के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर अध्यक्ष बना। 2009 तक मैं कार्यकर्ता के तौर पर घूमता रहा। जब हेमाराम चौधरी के पास अधिकार मिला टिकट वितरण का, उस दिन जिस परिवार के अंदर कोई वार्ड पंच नहीं था, उस परिवार के अंदर हेमाराम चौधरी जी ने एमपी के टिकट का फैसला करवाया। क्या आप लोगों को जब अवसर मिलता है, मौका मिलता है, उस कलम की ताकत अपनों के लिए इस्तेमाल करते हो या उस कलम की ताकत और अवसर को अपने और अपने परिवार तक सीमित रखते हो? ये सवाल आपके सामने है। अगर आप अपने उस कलम की ताकत अपनों के लिए इस्तेमाल करोगे तो आने वाला दिन अपने लिए अच्छा रहेगा। ये जो हम लोगों की संख्या है, ये हम लोगों की ताकत है। तो हमारे विरोधी, हमारे विपक्ष के लोग ऐसे तो हम लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो मुकाबला कैसे करते हैं? वो मुकाबला हम लोगों को बांट कर करते हैं। अफगानिस्तान के जो कबीले हैं, वो अफगानिस्तान के कबीले भाड़े के ऊपर लड़ते हैं। उन्हें यही पता नहीं चलता कि सुबह किसके लिए लड़े और शाम को किसके लिए लड़े। तो ये जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हम में से किसी को भाड़े के ऊपर करते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है, कभी तो किसी से लड़ते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं। ये भाड़े पर लड़ने वालों को आपको पहचानना पड़ेगा। एकजुट होकर हम लोग आगे कैसे बढ़े, किन मुद्दे पर हम लोग बढ़े। अंत में मैं एक और बात करना चाहता हूं। हम लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए सबसे मूल जो फैसला था 1954 के अंदर खातेदारी का अधिकार, इस खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम लोग जो मजदूर थे वो मजदूर किसान में बने। उसके बाद में 20-25 साल तक इस कृषि क्षेत्र के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। जिस कृषि क्षेत्र के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े, इन व्यवस्थाओं ने उस कृषि क्षेत्र को खत्म कर लिया। फिर हम लोग आगे बढ़ने का जो माध्यम नौकरी थी, जो सरकारी नौकरी थी, मैं समाज को कहना चाहता हूं सरकारी नौकरी कितनी है। जनसंख्या के अनुपात के अंदर राजस्थान में 1% सरकारी नौकरी है। क्या यह समय नहीं आ गया है कि हम लोग योग्य बनकर अपनी योग्यता के माध्यम से आगे बढ़े? गुजरात के पटेलों ने अपनी सीमाएं कहां तक रखी? दुनिया भर के अंदर गुजरात के पटेल हैं। पंजाब के सरदारों ने पंजाब तक अपनी सीमा रखी कि दुनिया में जहां भी अवसर मिला उन्होंने किया। केरला के किसानों ने क्या किया? आने वाला समय क्या है? एक क्रांति आकर चली गई। मेरा आप सबको ओल्ड जो आईटी क्रांति थी, कंप्यूटर क्रांति थी, हिंदुस्तान के किसानों ने उसके माध्यम से अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ाई। पर जाट भाइयों, जो हिस्सेदारी और भागीदारी अपनी होनी चाहिए वो नहीं हुई। आने वाला समय किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डेवलपमेंट स्टडीज का है। इन सब क्षेत्र के अंदर हम लोग योग्य बने, अपनी भागीदारी बनाई। योग्यता के अलावा दूसरा और कोई जरिया नहीं है। इन नारों से हम लोग भागीदारी नहीं बढ़ा पाएंगे। भागीदारी सिर्फ एकजुट होकर, जागृत होकर, योग्यता से हम लोग बढ़ा पाएंगे। अगर आप एकजुट रहोगे, योग्यता हम लोगों में कमी रहेगी, तो हम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हो, आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। तेजा बाबा की धन्यवाद हरीश जी चौधरी साहब। आसपास जो भी है कृपया, अब मैं एलईडी के आसपास जो भी हट जाए, वहाँ पे मैं करंट एक लगने का खतरा है। उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एलईडी से हमारे नीचे लिए उतर सबसे जाए। बड़े मंदिर क्या है? हमारी संस्था। ये जो बच्चे और बच्चे बैठे हैं तेजा फाउंडेशन के, ये हमारा भविष्य है। ये नौकरी नहीं पाएंगे, पर ये असफल नहीं होंगे, ये गारंटी मैं देता हूं। तो ऐसी संस्था चाहिए। बाड़मेर के अंदर 50 विलेजर जैसे संस्था है, जहां से हम लोग आगे बढ़े हैं। किसान बोर्डिंग जैसी संस्था हमारे लिए सबसे बड़े मंदिर है, ये संस्था। तो हम सब लोगों को इन संस्थाओं को जहां तक संभव हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। जय। एलईडी से नीचे उतर जाए कृपया करके। LED से धन्यवाद नीचे उतर हरीश जाए, चौधरी please। साहब। मैं मंजीत